Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. So friends, आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 34 डिस्कस करेंगे. एंड आज की क्लास में हम फाइनली फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को रैप अप कर देंगे. दोस्तों, जब हमने फंडामेंटल राइट्स शुरू करे थे पढ़ने, तो हमने क्या डिस्कस करा था कि ये पार्ट 3 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के. एंड ये कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर आते हैं? आर्टिकल्स 12 to 35 के ये अंडर आते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग में हमने आर्टिकल 12 एंड 13 को अच्छे से डिस्कस करा था, क्योंकि हम मोस्टली ये देखते हैं कि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो हम आर्टिकल 14 से शुरू हो जाते हैं, राइट टू इक्वालिटी से शुरू हो जाते हैं. बट बहुत कम लोग होते हैं जो आर्टिकल 12 एंड 13 को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं. हमने वो करा था. अभी कल की क्लास में हमने आर्टिकल 31 भी डिस्कस करा, जिसमें था राइट टू प्रॉपर्टी. आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें हम आर्टिकल कौन कौन से डिस्कस करेंगे? आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, एंड आर्टिकल 35. ये कुछ स्पेशल आर्टिकल्स भी आप कह सकते हैं, जिनमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस है या फिर आप एक्सेप्शंस कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए. जब हम सबसे पहले अपने आर्टिकल 33 की बात करते हैं तो ये किन किन लोगों से रिलेटेड है, पहले तो हम वो देख लेते हैं. इट इज रिलेटेड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया हु आर एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, military, paramilitary forces, wait a second, let me change my marker first. Yeah, it is concerned with the people who are engaged in any kind of armed forces, military forces, paramilitary forces, police forces, or in investigation department, investigation bureau, or any kind of analogous organization. ठीक है, ये हमने देख लिया कि किन किन लोगों से कंसर्न्ड है. अब इन लोगों के बारे में क्या प्रोविजन है आर्टिकल 33 में, जो इनका अलग से हमने जिक्र करा है. तो मुद्दा ये है कि जो लोग इन सब फोर्सेस में या एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, हम ये कहते हैं ना कि जो फंडामेंटल राइट्स है हम उन्हें किसी भी इंडिविजुअल से जो कि इंडिया में रह रहा है उससे छीन नहीं सकते. बट यहाँ पर ये नोट करना इम्पोर्टेंट है कि जो भी इंडिविजुअल इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन एब्रोगेट या फिर और डिनाई द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इन सच फोर्सेस. पर ऐसा क्यों? पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी अगर कोई ऐसी रूल्स, रेगुलेशन या लॉ निकल कर आएगा सामने, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, कोई भी सबऑर्डिनेट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है. तो जो पार्लियामेंट है उसका ये सब करने के पीछे का मोटिव ये है जिससे कि जो भी इन फोर्सेस में, एक्टिविटीज में लोग एंगेज्ड है, वो अपनी ड्यूटीज ठीक से निभा पाए. जो उनके फंडामेंटल राइट्स है वो उनके ड्यूटी डिस्चार्ज करने के वे में ना आ पाए. ये सिंपल सा मोटिव है. दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है नोट करनी कि जैसे अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो वो तो कोर्ट जाकर अपील कर सकता है कि हाँ, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, हमें उस चीज के लिए जस्टिस चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर. बट जो इंडिविजुअल्स इन सब चीजों में इन्वॉल्व है वो किसी भी तरीके के कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते हैं, वैसी किसी चीज को एंटरटेन नहीं करा जाएगा इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. और ये देखने की बात है कि ये तो हमने कॉम्बेटेंट फोर्सेस की बात कर ली, बट जो इन सारी फोर्सेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयड है, जो कि नॉन कॉम्बेटेंट एम्प्लॉयज भी है,
तो उन पर भी इसकी सारी चीजें टीएनसी अप्लाई होती है, जैसे कि बार्बर हो गया, टेलर हो गया एंड सफाई वाला हो गया, ये सारे लोग जो होते हैं तो आप उनको ये कह सकते हैं, मतलब उन डिपार्टमेंट के लाइक एमटीएस आप कह लीजिए, तो उन सब लोगों पर भी आपका आर्टिकल 33 का ये प्रोविजन अप्लाई होता है कि हाँ, जो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड फोर्सेस में जो लोग एंगेज्ड है उनके आप किसी एक स्पेशल सर्कमस्टांस में जो फंडामेंटल राइट्स है उनको एब्रोगेट कर सकते हैं। एब्रोगेशन या फिर डिनायल ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो ये था आपका आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी मूव ऑन टू आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम आर्टिकल 34 की बात करते हैं तो जो आर्टिकल 34 है ये बताता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है एंड जो मार्शल लॉ है इनके बीच का क्या रिलेशन है। मार्शल लॉ को सिंपल अगर हम समझने वाली भाषा में बोले तो इसका मतलब क्या होता है, मिलिट्री रूल, कि एक जगह में किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलिट्री रूल लग गया तो उस टाइम पर हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा। तो उस टाइम पर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वहां पर जो भी लोग रह रहे होते हैं उनसे एक बार उनके फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं। और वो क्यों ले लिए जाते हैं, वो इसलिए लिए जाते हैं कि मतलब उनके बेसिस पर कोई भी आगे किसी भी तरीके का क्योज ना मचा पाए। तो आप सिंपल ये समझ लीजिए, अगर इंडिया में किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर इंडिया एज अ होल में अगर कभी भी मार्शल लॉ लगता है या फिर मिलिट्री रूल लगता है तो उस टाइम पर जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास उनके कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। ये हो गया आपका आर्टिकल 34 जिसने ये बताया कि फंडामेंटल राइट्स का क्या स्टेटस रहता है मार्शल लॉ के अंडर। ये है। तो इसके बाद आप ये देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू इंडेमनीफाई और कॉम्पनसेट। आप ये देखते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही हमारे पास मिलिट्री रूल आएगा, लाइक किसी और कंट्री ने हमारे ऊपर हमला कर दिया या फिर इंसरेक्शन हो गई, किसी भी तरीके की कोई फॉरेन इन्वेजन हो गई, कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, तो इन सब सर्कमस्टांसेस में ही हमारे ऊपर मिलिट्री रूल लगेगा। तो जिससे उस मिलिट्री रूल के दौरान, मार्शल लॉ के दौरान कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्वेंट है या फिर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल भी है, एंड इफ दैट पर्सन हैज रेंडर्ड एनी काइंड ऑफ स्पेशल सर्विस टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर इन दैट पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग दोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, तो जो आपकी पार्लियामेंट है वो ऐसे इंडिविजुअल्स को कॉम्पनसेट करता है, इंडेमनीफाई करता है, मतलब वो उनको उस चीज के लिए कोई भी रिवॉर्ड दे सकता है। So friends, this was your Article 34 in which we talked about the status of fundamental rights in the time of martial law. जो आपका Article 35 है, यह आपका बेसिकली कुछ ऐसे प्रोविजंस को इंटेल करता है जो कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसको एम्पावर करता है, एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक certain laws। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से चीजें हैं, एरिया है जिन पर जो पार्लियामेंट है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट आगे पास कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि जो इंडिया है उसमें अलग अलग लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, बट जो आपका आर्टिकल 35 है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप किसी भी ऐसा जो टॉपिक है जो कि स्टेट लिस्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर फॉल कर रहा है तो आप उस पर भी कुछ अपना डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा जो आपका आर्टिकल 35 है वो पावर देता है पार्लियामेंट को, इस रिगार्ड में दे सकते हैं कि आप कुछ लाइक स्पेशल रिजर्वेशन ऐसी बना सकते हैं या फिर ऐसे आप नोटिफिकेशन पास कर सकते हैं जो कि कोई स्टेट स्पेसिफिक या यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब कंडीशंस को लेकर ध्यान में रखी हुई हो। मतलब कि हाँ कि आप इस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं एंड अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकली हुई है
तो उस संदर्भ में कोई वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पास कर सकता है। दूसरा ये है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से हटकर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि आप इस पर्टिकुलर मैटर को पढ़िए, देखिए एंड इसके बारे में अपनी एक वर्डिक्ट पास कीजिए। दूसरा एक और जो आपका प्रोविजन है जो कि आपका आर्टिकल 35 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को करने के लिए, वो आर्टिकल 33 से ही रिलेटेड है कि इट कैन इन्फ्रिंज अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सर्टेन पीपल हु आर एंगेज्ड इन दीज काइंड ऑफ फोर्सेज लाइक आर्म फोर्सेज, मिलिट्री फोर्सेज एटसेट्रा। और तो और ये कहता है कि अगर जैसे कोई हमने आर्टिकल 34 में पढ़ा था ना कि अगर किसी जगह पर मार्शल लॉ लग जाता है, मिलिट्री रूल लग जाता है, एंड अगर उस टाइम में कोई इंडिविजुअल ऐसी सर्विसेज केटर करता है देश के लिए जिससे उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने में उसने हेल्प करी, तो उस सर्कमस्टांसेस में पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू इंडेमनीफाई और टू कॉम्पनसेट दैट पर्सन कि हाँ आपने अच्छा काम करा एंड यू आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर दिस थिंग। सो फ्रेंड्स, दिस वाज योर आर्टिकल 35 एंड विद दिस वी रैप अप विद द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स टुडे। आज की क्लास में हमने आर्टिकल 33, 34 एंड 35 को डिस्कस करा, जो कि कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर हेड के अंडर नहीं आते, उनमें वो अपने आप में ही अलग अलग है, दे आर डिस्टिंक्ट एंड बट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस एंटेल करते हैं जो कि हमारी कंट्री एज अ होल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इससे पहले की क्लासेस में हमने सभी आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया, दैट इज 12 to 35, जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बात करते हैं। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सब समझ आ रहा हो। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी का, जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इन क्लासेस के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको ये सब समझ आ रहा होगा। एंड अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।